दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्राइम की एक अनोखी कहानी लेकर आया हूँ। यह कहानी थोड़ी अजीब है क्योंकि घटना में जो कातिल था उसे 15 साल तक पुलिस नहीं पकड़ पाई थी और इतना लंबा समय बीत जाने के बाद कातिल भी लगभग सब कुछ भूल चुका था। लेकिन 15 साल के बाद जब पुलिस उसे पकड़ती है तो वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है और पुलिस वालों से पूछता है कि बस इतना बता दो कि आपने आखिर मुझे ढूंढा कैसे। यह जानने के लिए आप सभी कहानी में अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं विवेक आपके अपने चैनल क्राइम स्टोरी बाय विवेक पर आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूँ। दोस्तों, तो चलिए जानते हैं पुलिस ने 15 साल बाद उसे कैसे ढूंढ लिया। इससे पहले कि मैं कहानी को शुरू करूं, अगर आपको भी क्राइम स्टोरी बाय विवेक चैनल की कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है अहमदाबाद से। दिन था 14 फरवरी 2003, मतलब वैलेंटाइन डे का दिन था। यहाँ दो पति पत्नी रहा करते थे। पति का नाम था तरुण धनराज और पत्नी का नाम था सजनी। इन दोनों की शादी लगभग 3 महीने पहले दिसंबर 2002 में हुई थी। सजनी अहमदाबाद में एक बैंक में एजुकेटिव ऑफिसर थी और तरुण अहमदाबाद में ही एक स्कूल में पीटी टीचर का काम करता था और साथ में वॉलीबॉल कोच भी था। सजनी और तरुण की शादी एक अरेंज मैरिज थी। दोनों के परिवार केरल के रहने वाले थे, लेकिन बाद में नौकरी और काम के चलते सजनी का परिवार अहमदाबाद शिफ्ट हो गया था। तरुण का भाई भी अहमदाबाद में ही जॉब करता था, इसलिए तरुण भी अपने भाई के पास अहमदाबाद में ही रहने लगा था और यहीं के एक स्कूल में वॉलीबॉल कोच की जॉब करने लगा। दोनों के परिवार केरल से ही थे और उनके ज़्यादातर रिलेटिव्स भी केरल से ही थे, तो उन रिलेटिव की वजह से इन दोनों के रिश्ते की बात को आगे बढ़ाया गया, जिसके बाद दोनों का रिश्ता तय हो गया और फिर शादी भी हो जाती है। शादी से पहले तरुण अपने भाई के साथ रहा करता था, लेकिन शादी के बाद अब उसने एक अपार्टमेंट में एक फ्लैट ले लिया और सजनी के साथ उसी फ्लैट में रहने लगा। शादी के बाद दोनों के बीच सब कुछ ठीक था और सब नॉर्मल चल रहा था, क्योंकि तरुण स्कूल का वॉलीबॉल कोच था और जब भी स्कूल का मैच कहीं बाहर हुआ करता था तो स्कूल की टीम के साथ अक्सर तरुण को बाहर जाना पड़ता था। जब भी तरुण घर से 2-3 दिनों के लिए बाहर जाता तो जाने से पहले सजनी और उसके घर वालों को एक बात कहता था। वह कहता था कि इस एरिया में अक्सर लूटपाट और चोरी होती रहती है, तो इसलिए जब मैं यहाँ नहीं रहूँ तो सजनी का अकेले रहना ठीक नहीं है, इसलिए वह मायके चली जाए। सजनी के घर से कुछ ही दूर अहमदाबाद में ही उसके घर वाले थे। माँ, पिता, बहन सभी लोग मौजूद थे। तो जब कभी भी तरुण वॉलीबॉल मैच के लिए बाहर चला जाता तो सजनी अपने मायके चली जाया करती थी। एक बार 5 फरवरी के दिन, मतलब 14 फरवरी 2003 से ठीक 8 दिन पहले, इसी दिन सजनी अपने मायके गई हुई थी और अपने मायके से घर लौट रही थी, लेकिन उसकी स्कूटी में पेट्रोल नहीं था। तो सजनी ने अपने पिता से कहा कि पापा, मुझे स्कूटी में पेट्रोल डलवाने के लिए कुछ पैसे चाहिए। तो सजनी के पिता को थोड़ा अजीब लगा और सजनी के पिता ने उससे पूछा कि तुम्हारे और दामाद जी के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? तो सजनी खामोश हो गई, लेकिन फिर बोली कि नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। फिर सजनी अपने घर चली गई और फिर 14 फरवरी को वह दिन आता है। इस दिन सजनी करीब 7:30 बजे अपने मायके फ़ोन करती है और अपनी बड़ी बहन से 10-15 मिनट तक बात करके फ़ोन रख देती है। उसके बाद 2 घंटे बीत जाते हैं। 2 घंटे के बाद सजनी के घर पर अचानक तरुण का फ़ोन आता है
फोन पर तरुण रोते हुए कहता है कि सजनी की हालत बहुत सीरियस है, आप लोग जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। सजनी के घर वाले बिना कुछ सोचे हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि सजनी की मौत हो गई है। तरुण अपनी पत्नी की मौत के बाद बैठकर बच्चों की तरह खूब रोए जा रहा था। फिर पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस जब आती है तो पता चलता है कि सजनी के दुपट्टे से उसका गला घोंटा गया था। पुलिस ने जब घर पर अच्छे से छानबीन की तो पुलिस वालों को घर का सामान बिखरा हुआ मिला और तरुण ने बताया कि घर से गहने भी गायब हैं। पुलिस को यह लूटपाट का मामला लग रहा था। तरुण पुलिस वालों से और सजनी के घर वालों के सामने रोते हुए कहता है कि मैं हमेशा सजनी को कहता था कि एहतियात बरते, लेकिन वह नहीं मानती थी। आखिर लुटेरों ने मेरी बीवी को मार ही डाला। तरुण सजनी की नई नई शादी हुई थी। शादी को अभी सिर्फ 3 महीने ही हुए थे। तरुण काफ़ी रो रहा था। सजनी के घर वालों को भी तरुण की हालत देखकर काफ़ी अफसोस हो रहा था। फिर अगले दिन यानी 15 तारीख को ही सजनी का पोस्टमार्टम होता है और फिर उसी दिन सजनी का अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। मुखाग्नि के समय तरुण काफ़ी रोए जा रहा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह मुखाग्नि देने की हालत में भी नहीं है। इसलिए फिर तरुण का भाई सजनी को मुखाग्नि देता है। इस दौरान तरुण की हालत बिगड़ने लग जाती है तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। मतलब 15 तारीख को सजनी के अंतिम संस्कार के बाद ही उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। उधर पुलिस अपनी जांच कर रही होती है। लूट और चोरी का मामला लग रहा था, इसलिए पुलिस मोहल्ले के चोर लुटेरों की लिस्ट बना रही थी ताकि इसके पीछे जो भी है उसको जल्दी पकड़ा जा सके। उधर 15 की शाम को हॉस्पिटल में तरुण को एडमिट किया गया था, लेकिन अगले दिन यानी 16 की शाम को पुलिस को तरुण के भाई का फ़ोन आता है। तरुण का भाई पुलिस से कहता है कि तरुण हॉस्पिटल से गायब है। यह सुनकर पुलिस थोड़ा सा आउट हो जाती है, लेकिन पुलिस को तरुण पर पहले से ही थोड़ा बहुत शक तो था। लेकिन तरुण जिस तरह से रोए जा रहा था उसने पुलिस को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। यह मामला काफ़ी बड़ा था तो मीडिया में भी यह बात फैल गई थी। फिर पुलिस पर भी सवाल उठने शुरू हो गए कि पुलिस ने ऐसे इंसान को हॉस्पिटल में खुला छोड़ दिया जिस पर थोड़ा बहुत शक था। अब पुलिस वालों पर सजनी के घर वालों ने भी उंगलियां उठानी शुरू कर दी कि इसमें पुलिस की लापरवाही है। अब पुलिस पर प्रेशर बनना शुरू हो गया। पुलिस अब एक्टिव हो गई। पुलिस ने छानबीन करने के लिए तरुण के घर वालों को भी उठा लिया। कुछ दिनों तक इनको जेल में भी रखा गया। पुलिस को लग रहा था कि इसमें इनका भी हाथ हो सकता है, लेकिन फिर बाद में इनको छोड़ दिया गया। तरुण की तलाश भी की जा रही थी, लेकिन तरुण कहीं नहीं मिला। उनके घर वालों से भी तरुण का पता पूछा गया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन तरुण का कुछ पता नहीं चला। देखते देखते 3 साल बीत गए। तरुण अभी भी लापता था। किसी को नहीं पता था कि तरुण कहाँ है, वह जिंदा भी है या नहीं। लेकिन सजनी के घर वाले आज भी अपनी बेटी को भूल नहीं पा रहे थे और अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना चाहते थे। इसलिए 2006 में वह इस केस को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री के पास पहुंच गए। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे। नरेंद्र मोदी के पास जब केस पहुंचा तो फिर तुरंत पुलिस को चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से मैसेज गया कि इस केस को थोड़ा सीरियस लीजिए। फिर इस केस के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई। तरुण के बारे में जानकारी देने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया। सीएम ऑफिस से मैसेज आया था तो इस केस को स्पेशल टीम ने दोबारा से छानबीन करना शुरू कर दिया था।
सजनी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो ये साफ था कि उसका गला घोंटकर उसे मारा गया था, लेकिन उस दिन उसके घर पर कोई आया गया नहीं। आसपास के लोगों से पूछताछ से पता चला कि तरुण और सजनी के बीच उतनी बनती नहीं थी, और फिर यह भी पता चला कि शादी से पहले ही तरुण का एक लड़की से अफेयर था और वह उससे शादी करना चाहता था। पुलिस ने उस लड़की के बारे में पता किया और फिर उस लड़की तक पहुंच गई। जब पुलिस ने उस लड़की से तरुण के बारे में पूछा तो उसने कहा कि 16 फरवरी 2003 यानी सजनी की मौत के 2 दिन बाद उसने मुझे कॉल किया था, और कॉल पर तरुण ने कहा कि चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। तब तक सजनी के मौत की खबर मुझे मिल गई थी, तो मैंने उससे कहा कि मैं कातिल से शादी नहीं करूंगी, और मैंने उसके साथ जाने से मना कर दिया। लड़की का बयान बिल्कुल सच था, तो पुलिस ने उसको क्लीन चिट दे दी। अब यह कहानी सामने आती है कि तरुण ने अपने गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए अपनी बीवी का कत्ल कर दिया, लेकिन अब तो उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके साथ नहीं थी, और अगर उसे अपनी गर्लफ्रेंड से ही शादी करनी थी तो अरेंज मैरिज के लिए मना भी कर सकता था, लेकिन उसने अरेंज मैरिज भी कर ली और 3 महीने बाद बीवी को मार डाला और फिर गर्लफ्रेंड से शादी करने की बात कही। अब मामला साफ था कि तरुण ही कातिल है, लेकिन तरुण अभी भी फरार था। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था, क्योंकि सीएम ऑफिस से मैसेज आया था, तो इस केस पर हमेशा पुलिस की मीटिंग में अपडेट लिया जाता रहा। इधर पुलिस तरुण के घरवाले और रिलेटिव के फ़ोन सर्विलांस पर रखे हुए थी। कभी कभी सिविल ड्रेस में पुलिस को तरुण के घर के बाहर तैनात किया गया, ताकि अगर तरुण कभी अपने घर वालों से मिलने आए तो पुलिस उसे पकड़ ले, लेकिन तरुण उनसे कभी मिला नहीं। तरुण के माँ बाप दोबारा से केरल आ गए थे और वहीं रहने लगे थे। फिर 2009 में तरुण के पिता की मौत हो गई, तो पुलिस को इसका पता चला, और इसके साथ यह भी पता चला कि तरुण 2003 के बाद यानी 2009 में पहली बार केरल में ही अपने माँ बाप से मिला था। तरुण जब अपने माँ बाप के पास गया तो उसके माँ बाप काफ़ी डर गए, क्योंकि उन्हें पता था कि पुलिस उसे आज भी ढूंढ रही है, और अगर किसी को पता चल गया तो वह सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। जिसके बाद तरुण वहाँ से चला गया, लेकिन तरुण से मिलने के अगले ही दिन उसके पिता को हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। पुलिस को यह सारी बातें पता चलने के बाद वह फिर से तरुण को ढूंढने में लग गए, लेकिन फिर से पुलिस तरुण को ढूंढने में नाकाम रही, और धीरे धीरे पुलिस भी सुस्त पड़ गई। एक तरह से यह केस तो बंद ही हो गया था, लेकिन हर महीने पुलिस मीटिंग में इस केस पर नज़र डाल लिया जाता था। इस केस को मीटिंग में सबसे ऊपर के केस में रखा जाता था और अपडेट पूछ लिया जाता था, लेकिन समय बीतता गया और देखते ही देखते 2003 से 2016 आ जाता है। 2016 में एक नया अफसर आया और उसने फिर से इस केस पर अपडेट लिया, तो पता चला कि पिता की मृत्यु हो गई है। माँ एमपी यानी मध्य प्रदेश में रहती है और भाई अहमदाबाद में ही रहता है। तब फिर से उनके घरों के बाहर सिविल ड्रेस में पुलिस वालों को लगाया गया ताकि तरुण का कुछ पता चल सके, लेकिन तरुण का कुछ पता नहीं चल पाया। फिर पुलिस ने तरुण की गर्लफ्रेंड, जिसने तरुण को कातिल बोलकर शादी करने से मना कर दिया था, उससे पूछा कि क्या तरुण ने इतने सालों में कभी तुम्हें याद किया या तुम्हें कुछ पता चला। तो तरुण की गर्लफ्रेंड ने कहा कि मेरे मना करने के बाद उसने कभी मुझे कॉल नहीं किया, लेकिन फिर उसने पुलिस को एक बहुत बड़ी बात बताई। उसने बताया कि तरुण या उसके जैसे मिलते जुलते चेहरे को दिल्ली के एक मॉल में देखा है। फिर पुलिस की एक टीम दिल्ली के उस मॉल में जाती है और आसपास पूरी छानबीन करती है,
सीसीटीवी भी चेक करती है। पुलिस को यह भी पता चलता है कि उसी समय तरुण की मां भी दिल्ली आई हुई थी। पुलिस को लगता है कि शायद तरुण अपनी मां से मिलने आया होगा, लेकिन काफ़ी छानबीन के बाद भी उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन इन सभी चीज़ों से पुलिस को यह विश्वास होने लगा था कि तरुण कहीं न कहीं जिंदा है। अब पुलिस थोड़ा एक्टिव हो जाती है और उसको ढूंढने की स्पीड को थोड़ा तेज करती है। तरुण के सारे रिलेटिव, दोस्त, जो कोई भी उससे जुड़ा था, उन सभी का नंबर रडार पर लिया जाता है। तकरीबन 4000 लोगों के नंबर को पुलिस रडार पर लेती है। 4000 नंबर। इससे आप समझ सकते हैं कि इस बार पुलिस कितनी एक्टिव थी। 4000 नंबर में तरुण के भाई, गर्लफ्रेंड और मां सभी का नंबर शामिल था। पुलिस को लगता था कि तरुण अगर जिंदा है तो अपनी मां से कभी न कभी ज़रूर बात करेगा। तो पुलिस तरुण की मां का नंबर खंगालती है, लेकिन पता चलता है कि तरुण की मां जितने भी लोगों से बात करती है वह ज़्यादातर उनके रिलेटिव ही हैं। कोई अननोन नंबर पर उसकी मां बात नहीं किया करती थी। धीरे धीरे कुछ समय और बीत गया और 2016 से 2018 आ गया। इस केस को 15 साल बीत गए थे, लेकिन आज भी पुलिस अपडेट में लगी हुई थी। समझ लीजिए कि पुलिस को जिद थी कि तरुण को किसी भी तरह ढूंढना है। पुलिस दोबारा एक्टिव होती है और इस बार पहले भाई का नंबर सर्विलांस पर लेती है और भाई के साथ जितने भी लोगों की बात होती है उन सब पर नज़र रखती है। जल्दी पुलिस को यह एहसास हो जाता है कि भाई के साथ तरुण का कोई भी कांटेक्ट नहीं है, लेकिन पुलिस को लगता है कि तरुण अपनी मां से ज़रूर कांटेक्ट करेगा या पहले भी कर चुका होगा और हम चूक गए हों, क्योंकि तरुण मां से ज़्यादा क्लोज भी था। तो फिर पुलिस तरुण की मां के नंबर को सर्विलांस पर लेती है और जिनसे भी उनकी मां बात करती थी पुलिस उस पर नज़र रखती, उनकी बातें भी चुपचाप सुनकर देखती, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन एक बार तरुण की मां के नंबर पर ही एक लैंडलाइन नंबर से फ़ोन आता है। पुलिस हर नंबर को क्रॉस चेक करती थी और ये पहली बार था कि किसी लैंडलाइन नंबर से उसकी मां को कॉल आया हो। पुलिस जब इस नंबर को चेक करती है तो पता चलता है कि यह नंबर बेंगलोर के ओरेकल कस्टमर केयर का था। अब अहमदाबाद क्राइम टीम के मेंबर थोड़ा हैरान हो गए कि आखिर तरुण की मां को ओरेकल कस्टमर केयर से क्या काम है। यह बात कुछ समझ नहीं आई। पुलिस को शक हुआ कि कहीं तरुण इस कंपनी में काम तो नहीं करता। तो फिर इस नंबर को पुलिस पूरा टटोलने का सोचती है। तुरंत ही अहमदाबाद से क्राइम ब्रांच की टीम बेंगलोर के लिए रवाना हो जाती है। यह दिन था 22 अक्टूबर 2018। अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच की टीम बेंगलोर टीम से कांटेक्ट करती है और उनसे कहती है कि हमें ओरेकल के एक एम्प्लॉय की जानकारी चाहिए। फिर बेंगलोर की टीम ओरेकल के HR टीम से कहती है कि हमें आपकी कंपनी में काम कर रहे सभी एम्प्लॉय की लिस्ट चाहिए। पुलिस उन्हें नहीं बताती कि उन्हें किसकी तलाश है, क्योंकि इससे जिसको पुलिस इतने दिनों से ढूंढ रही है वह चौकन्ना हो सकता था। तो पुलिस ने बस ये कहा कि आपके यहाँ के सारे एम्प्लॉय की लिस्ट चाहिए, यह हमारा रूटीन प्रोसीजर है। तो ओरेकल कस्टमर केयर के HR की तरफ से पुलिस के पास वहाँ काम कर रहे सभी स्टाफ की एक लिस्ट आ जाती है। पुलिस उस लिस्ट को चेक करना शुरू करती है, लेकिन उस लिस्ट में कहीं भी तरुण धनराज नाम का कोई भी स्टाफ नहीं था। लेकिन उस लिस्ट में पुलिस को एक नाम दिखता है जिसको देखकर उसके कान खड़े हो जाते हैं, और वह नाम था परवीन भटेले। इस नाम को देखकर पुलिस को लगा कि कहीं इस नाम को उन्होंने पहले भी सुना है। फिर याद किया तो पता चला कि तरुण की जो मां है
वह जितने लोगों को कॉल करती है उसमें एक नाम परवीन भटेले का भी था। परवीन भटेले की वाइफ निशा का भी नंबर उसकी माँ के पास था और वह परवीन और निशा दोनों से फ़ोन पर बात किया करती थी और अक्सर उन दोनों से भी उसकी माँ की बात हुआ करती थी। तो पुलिस ने परवीन भटेले और निशा दोनों की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी। तो पता चला कि दोनों किसी भी सोशल मीडिया में नहीं हैं और न ही कहीं पर इनकी तस्वीर है। यह बात पुलिस को थोड़ा अजीब लगी कि आज के दौर में ऐसा कैसे हो सकता है। फिर यह भी पता चला कि परवीन भटेले और निशा इन दोनों के 2 बच्चे भी हैं। पुलिस को शक हुआ कि कहीं यह प्रवीण भटेले ही तो तरुण नहीं है, क्योंकि रिलेटिव्स की लिस्ट में भी परवीन भटेले का नाम कहीं नहीं है और परवीन और निशा दोनों अक्सर तरुण की मां से बात करते हैं। आखिर इनका कनेक्शन क्या है? और अगर परवीन भटेले ही तरुण है तो इसे और पुख्ता कैसे किया जाए? तो जो पुलिस के पास तरुण की सारी हिस्ट्री और रिकॉर्ड्स था उसमें था कि तरुण जब वॉलीबॉल का कोच था तब स्कूल में एक मैच के दौरान उसकी रिंग वाली एक उंगली टूट गई थी और बाकी उसकी सारी उंगलियां सीधी थी, लेकिन वह टूटी उंगली थी वो थोड़ी टेढ़ी थी। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम उसे एक बार हाथ मिलाएंगे तो हम उन उंगलियों को पहचान लेंगे। तो एम्प्लॉयज की लिस्ट आने से ठीक अगले दिन अहमदाबाद की टीम बंगलोर की टीम के साथ उस ओरेकल कस्टमर केयर के ऑफिस पहुंचती है। फिर वहां के प्यून के जरिए अंदर मैसेज भिजवाया जाता है कि परवीन भटेले से मिलने बाहर 2 लोग आए हैं। तो परवीन ऑफिस के बाहर आता है। बाहर आते ही क्राइम ब्रांच की टीम के अफसर उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं और कहते हैं, हेलो तरुण। जैसे ही यह नाम उसे सुनाई पड़ता है उसकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि तरुण यहाँ पिछले 10 सालों से काम कर रहा था और उसे सभी लोग परवीन भटेले के नाम से जानते थे और पिछले 15 सालों से वह यह नाम भूल चुका था। लेकिन वह हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा देता है, जिससे अक्सर उसकी उंगली टटोल लेते हैं और फिर उन्हें पता चल जाता है कि उसकी एक उंगली टेढ़ी है और उसके चेहरे के भाव से पुख्ता हो जाता है कि यह सच में परवीन भटेले नहीं बल्कि वही तरुण धनराज है जिसकी हमें पिछले 15 सालों से तलाश थी। इसके बाद पुलिस उससे कहती है कि अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया तरुण, चलो वापस पुलिस थाने। लेकिन पुलिस ने सोचा कि आखिर ये दोनों माँ बेटे बात करते थे तो उनको पता क्यों नहीं चला, और अगर यह लैंडलाइन नंबर से बात न करता तो शायद यह भेद खुलता भी नहीं। दरअसल तरुण की मां के पास एक और नंबर था जो उन्होंने किसी दूर के रिलेटिव की आईडी पर ली थी, जिसके बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी। इस नंबर से अक्सर तरुण और उसकी मां की बात हुआ करती थी, लेकिन एक बार तरुण कई बार अपनी मां से बात करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी मां का नंबर नहीं लगता है, तो उसे अपनी मां की काफ़ी चिंता होने लग जाती है। तो फिर बाद में वह अपने ऑफिस से अपनी मां के दूसरे नंबर पर कॉल कर देता है, जिसके बारे में पुलिस को पता था, और यहीं वह गलती कर बैठता है और पुलिस उस तक पहुंच जाती है। अगर तरुण लैंडलाइन से फ़ोन न करता तो शायद तरुण का राज ही रह जाता। पुलिस तरुण से उसकी कहानी सुनती है। तरुण बताता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करनी थी, इसलिए उसने ऐसा किया, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे शादी करने से मना कर दिया। 14 तारीख को उसने अपनी बीवी का कत्ल किया और 16 को दिल्ली चला गया और अगले 8-10 दिन उसने वहाँ एक कॉल सेंटर में जॉब भी की, लेकिन फिर वो वहाँ से पुणे चला गया। फिर वो वहाँ निशा से मिला। हम दोनों एक ही जगह नौकरी करते थे। उसने उसे बताया कि मैं यतीम हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और हम लोगों की धीरे धीरे आपस में दोस्ती हो गई
और दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर दोनों ने शादी कर ली। फिर दोनों 2009 में बेंगलोर पहुँचे और वहाँ ओरेकल कस्टमर केयर में जॉब कर ली। दोनों के 2 बच्चे भी हुए। निशा को यही पता था कि मेरा नाम परवीन भटेले है और मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और इसके पुराने कारनामे भी निशा को पता नहीं थे। लेकिन तरुण अपनी माँ से बातें किया करता था और निशा को भी अपनी माँ से बात करवाया करता था और निशा से कहता था कि यह मेरी दूर के रिश्तेदार हैं। उसने निशा को यह कभी नहीं बताया कि वह मेरी माँ है। अब सोचने वाली बात है कि उसने जिस गर्लफ्रेंड को पाने के लिए अपनी बीवी का कत्ल कर दिया, उससे उसे की कभी शादी नहीं हुई और फिर किसी और से शादी कर लिया। घर वाले होने के बावजूद भी पूरा जीवन यतीम की तरह बिताना पड़ा। अब बात यह है कि आखिर तरुण धनराज परवीन भटेले कैसे बना। तो तरुण के स्कूल के टाइम में उसका एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम था परवीन भटेले। अपनी बीवी का कत्ल करने के बाद कुछ दिन वह अपने दोस्त परवीन भटेले के यहाँ गया हुआ था और वहाँ उसने अपने दोस्त परवीन भटेले के सारे डॉक्यूमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट सभी को स्कैन कर लिया और इसी नाम से उसने अपनी आइडेंटिटी बना ली। लेकिन उस दिन उसने लैंडलाइन नंबर से अपनी माँ को कॉल करने की एक छोटी सी गलती कर दी जो उसको भारी पड़ गई। अगर उसने उस दिन कॉल न किया होता तो आज भी वह परवीन भटेले बनकर जी रहा होता। लेकिन इस पर अहमदाबाद क्राइम ब्रांच टीम ने सब्र दिखाया और 15 सालों तक इस केस पर खोजबीन जारी रखा था और इसका सारा भेद खोल ही दिया। तरुण साबरमती जेल में बंद है और उसने जो किया उसको उसकी सज़ा दी गई है और वह अपनी सज़ा काट रहा है। तो ये थी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल पर आने वाली इस तरह की अन्य कहानियों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। धन्यवाद।